स्टूडेंट्स गुड इवनिंग, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3। मेरा टॉपिक चल रहा है वेक्टर। लेक्चर 2 हम पढ़ चुके हैं और लास्ट डिस्कशन हमारा था वेक्टर एडिशन पे कि वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं। दो सिंपल से केस मैंने पढ़ाए थे आप लोगों को कि अगर डायरेक्शन सेम है या डायरेक्शन अपोजिट है तो कैसे ऐड करेंगे। डायरेक्शन अगर सेम है तो सिंपल ऐड कर देंगे, अलजेब्रिक सेम हो जाएगा। डायरेक्शन अपोजिट है तो डिफरेंस निकाल देंगे उन दोनों का। लेकिन बात आती है कि अगर वेक्टर किसी एंगल पे काम करेंगे तो जो वेक्टर एंगल पे काम करते हैं तो उस केस में कैसे ऐड करेंगे। पहली बात ये आती है कि व्हाट यू मीन बाय द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। वेक्टर के बीच में एंगल का क्या मतलब होता है बेटा। देखो, जब एंगल हम बात करते हैं वेक्टर के बीच में तो या तो टेल से टेल मिलनी चाहिए उसकी और या फिर हेड से हेड। एंगल बिटवीन टेल टेल और एंगल बिटवीन हेड हेड ऑफ टू वेक्टर्स, उसको हम बोलते हैं कि ये इनके बीच का एंगल है। उसमें आपके पास एक पॉइंट और आता है, वो पॉइंट आपके पास ये आता है कि जो एंगल हम लेंगे वो स्मॉलर एंगल लेके चलेंगे। कई बार क्या होता है, जब टेल टेल मिलती है तो एंगल दो बनते हैं। अब उनमें से स्मॉलर जो एंगल होता है वो है, उसको ट्रीट करेंगे कि इस एंगल पे वेक्टर काम कर रहे हैं बेटा। कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, देखो। एक वेक्टर आपके पास ये है, कोई भी एक ये है। अब इनकी दोनों की टेल और टेल मिली हुई यहाँ पे, इसकी टेल ये है, इसकी टेल ये है। एंगल एक थीटा है, एक एंगल बीटा बना हुआ है बड़ा वाला। अभी बताया कि छोटे एंगल लेंगे तो थीटा लेंगे, बीटा नहीं लेंगे। यहाँ जाओ, ऐसे ही इन दोनों का हेड मिला हुआ आपस में, इसका और इसका हेड मिल गया। एक एंगल ये बन गया और एक एंगल यहाँ पे बन रहा है। हम थीटा को यूज़ करने वाले हैं, हम इसको यूज़ नहीं करने वाले। स्मॉलर एंगल जो होगा बेटा वो लेना है। अब अगला केस हम यूँ लेते हैं कि एक वेक्टर आपके पास ये वाला है और इसके हेड से इसकी टेल मिल रही है। तो अब पॉइंट आता है कि सर इनमें तो ना तो टेल ना हेड मिल रहा, अब एंगल कौन सा लेंगे बेटा। अब ऐसे केस में क्या होता है, हम इस वेक्टर को आगे शिफ्ट कर देंगे और इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर को उसके पैरेलल आप कहीं भी शिफ्ट कर लो, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं मानी जाएगी। मीन्स हम एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे है, इसको हम यूँ क्यों उठा के यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पे है, इसको एज इट इज में यहाँ रखता हूँ पीछे सर नीचे। यहाँ से उठा के एज इट इज इसको पीछे ले सकता हूँ मैं। यहाँ से इसको मैं ऐसे आगे ले जा सकता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो आपका वेक्टर था इसकी टेल से टेल मिलाने के लिए मैंने इस वेक्टर को आगे लिख दिया। अब देखो, ये इसकी टेल होगी, ये इसकी टेल, ये एंगल थीटा हो गया। स्मॉलर एंगल हमें यूज़ करना है, जो एंगल दूसरा है यहाँ से बनेगा वो हम यूज़ नहीं करेंगे। यानी कि इफ़ वेक्टर्स आर एक्टिंग एट सम एंगल तो हम उनको डायरेक्टली बेटा ऐड नहीं कर सकते, उनके एडिशन के लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं। तो सबसे पहला आपके पास लॉ है वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कि दो वेक्टर्स एंगल पे काम कर रहे हैं, उनको कैसे ऐड किया जाएगा। स्टेटमेंट समझिए क्या है। इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट सम एंगल आर रिप्रेजेंटेड बाई टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, कि कोई भी दो वेक्टर हैं किसी एंगल पे काम कर रहे हैं, उनको किसी भी ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट करते हैं और उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, टेकन इन द सेम ऑर्डर। देन रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। बेटा, दो वेक्टर हैं, ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट किया गया है, ऑर्डर सेम है दोनों का। ऑर्डर सेम का मतलब क्या होता है, एक की टेल एक का हेड जोड़ दो आपस में, उसको बोलते हैं ऑर्डर सेम बेटा। रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। वैसे बेटा अगर हम बात कर लें कि ट्रायंगल ना होके पॉलीगन आपके पास हो सकती है, खैर वो आगे बात आएंगी तब बता दूंगा। अब आपका वेक्टर आपके पास ये है ए, एक वेक्टर ये है बी, इनके बीच में एंगल यहाँ बनेगा। अगर इसको मैं शिफ्ट करूँगा तो इट मीन्स ए और बी आपके पास दो वेक्टर हो गए, इनके बीच का एंगल है थीटा। ट्रायंगल की एक साइड ये होगी, एक साइड ये होगी। रिजल्टेंट जो होगा बेटा वो थर्ड साइड होगा, ये रहा। ये दो साइड में ट्रायंगल की मान ली, तो रिजल्टेंट क्या है, इक्वल टू थर्ड साइड। अब देखो, इसका ऑर्डर इधर है, इसका आगे लगाता चला गया, तो इसका ऑर्डर वापस आना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये ऐसे ये ऐसे, अब ये यूँ आएगा। इसके हेड से इसकी टेल जुड़ी हुई है। अगर ऑर्डर सेम होता तो इसके हेड से इसकी टेल जोड़नी पड़ती, लेकिन ऑर्डर क्या हो गया, अपोजिट, तो ये डायरेक्शन होगी बेटा अपोजिट। लिखेंगे वैसे ही आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये तो बेटा इसकी होगी नोटेशन इन वेक्टर फॉर्म, आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी। लेकिन अब आर की वैल्यू कितनी होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। हमें क्या फाइंड करना है कि आर का
मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसके लिए हम आते हैं यहाँ पे। इस डायग्राम को मैंने ऐसे मॉडिफाई कर लिया, ये आपके पास था, नाम डाल दिया मैंने KLM, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए मैंने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। अब बेटा ये वेक्टर B है, मैंने लास्ट टाइम जो बताया था कंपोनेंट की फॉर्म में करना, तो ये वाला एंगल के साथ तो कोस हो जाएगा B cos थीटा, और ये हो जाएगा B sin थीटा। छोटी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, B cos थीटा और B sin थीटा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल जो आपके पास आ गई, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर दें। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेटा व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? R। बेस के आपके पास KN, तो KN पूरा लिखना है हमें। व्हाट इज KN? A प्लस B cos थीटा। तो बेटा R का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू कंप्लीट, ये हो गया आपके पास A प्लस B cos थीटा सारे का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर B sin थीटा का स्क्वायर। R स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B cos थीटा का स्क्वायर प्लस B sin थीटा सारे का स्क्वायर। तो ब्रैकेट आप ओपन करोगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। बेटा देखो A प्लस बी का होल स्क्वायर सबको ओपन करना था आप लोगों को। इसमें पॉइंट आपके पास सिर्फ ये आ रहा है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के साथ कोस है, तो B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब देखो इस टर्म में और इस टर्म में, इन दोनों टर्म में B स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। सभी ने 10th में पढ़ी ट्रिग्नोमेट्री, वो 1 हो जाएगा। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा, ये अंदर 1 हो गया, प्लस 2AB cos थीटा। मीन्स जो आपके पास रिजल्टेंट आ गया R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। और R निकालेंगे, सारा रूट लगा लेंगे हम। तो आपके पास R आ गया, R आपके पास आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2AB cos थीटा का रूट। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है उसका मैग्नीट्यूड है, कि इन दोनों का सम है, उसका जो मैग्नीट्यूड है इतना आएगा। लेकिन अगर कंप्लीट वेक्टर की बात करूँ, दो चीज़ चाहिए, एक तो चाहिए मैग्नीट्यूड और एक चाहिए डायरेक्शन। तो ये तो हमने निकाल लिया। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे कि इस वेक्टर से कितने एंगल पे काम कर रहा है, वेक्टर A से कितने एंगल पे ये आपकी डायरेक्शन होगी, कि हम बता सकते हैं कि जो आपका एक वेक्टर है A, उससे कितने एंगल पे रिजल्टेंट काम करेगा। जैसे हम अगर बात करें कि भाई कोई बच्चा, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होता है, कि नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल बीच में गया है वो। अगर ये कहे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका मतलब पता लगे डायरेक्शन एग्जैक्टली क्या है। भाई एक तो आपको ये कहा जाए कि नॉर्थ ईस्ट में गया है, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब तो एंगल तो 45 होता है। हो सकता है वो 60 पे गया हो, बताने में गलती कर दी हो बताने में। अगर एग्जैक्टली ये कहे कि 30 डिग्री विद नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो आई थिंक आप प्रॉपर्ली उसको ढूंढ पाएंगे। ऐसे ये बात है कि जो रिजल्टेंट आपका है वेक्टर A से कितने एंगल पे काम कर रहा है। तो एंगल मैंने बीटा ले लिया, अब बेटा बीटा निकालना है। ये ट्रायंगल आपके पास है कंप्लीट, इस ट्रायंगल में टेंजेंट बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो हो गया परपेंडिकुलर और बेस हो गया सारा। तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल्स टू B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। ये बेटा परपेंडिकुलर है प्लस बेस है कंप्लीट, यहाँ से लेके और यहाँ तक क्या, और बीटा निकालोगे टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा। तो बीटा इक्वल टू टेन इनवर्स B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। तो न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये टॉपिक आप अच्छे से समझ जाएंगे कि कौन सा एंगल क्या है, किस एंगल पे क्या बातें चल रही हैं। चलो अब आते हैं कुछ स्पेशल केसेस। स्पेशल केस हम डिस्कस करते हैं एंगल के बारे में, कि अगर थीटा 0 हो जाए, थीटा क्या हो जाए 0, थीटा 0 का मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए। बेटा अगर दोनों, ये आपका जो एंगल है, ये एंगल, अगर ये एंगल मैं 0 कर दूँ इसको, इसका मतलब ये एंगल ऐसे बना हुआ है। 0 कब होगा? जब ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा एंगल 0। पहले यूँ था ना हमारे पास ऐसे, इसको आपने यूँ घुमा दिया, एंगल 0 बन गया। तो एंगल 0 का मतलब क्या है कि कोस थीटा, ये देखो यहाँ कोस 0 इसमें यूज़ करेंगे, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये तो हो गया 1 पीछे वाला। सिर्फ क्या बचेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, बिकॉज कोस थीटा तो 1 हो गया। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। अब सब बच्चों ने पढ़ रखा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इक्वल टू A प्लस B का होल स्क्वायर। बेटा तो जो आपके पास ये आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB,
ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो आर बचेगा ए प्लस बी। जो पीछे बताई थी बातें कि अगर दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में काम करते हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए उनको आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, ए प्लस बी। थीटा 180 है, मीन्स एंटी पैरेलल है, डायरेक्शन अपोजिट है बेटा। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, डायरेक्शन अपोजिट है, बोथ आर एंटी पैरेलल। अगर दोनों एंटी पैरेलल है तो उस केस में कोस 180 की वैल्यू -1 होती है। कोस 180 क्या होता है? -1। तो इस केस में आपको जो आर आएगा, अब यहाँ पे देखो -1 का मतलब 1 था तो यहाँ प्लस था, अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करूँ माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो जाएगा बेटा। ये पहले वाले केस में मैं 1 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, अब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या आएगा? r इक्वल टू a माइनस बी बचेगा, r इक्वल टू a माइनस बी। मीन्स ये आपके पास अगर डायरेक्शन है अपोजिट तो रिजल्टेंट सबसे कम होगा, इट विल बी मिनिमम एट 180 एंड मैक्सिमम एट 0 डिग्री। अगला केस करते हैं कि थीटा इज़ 90 डिग्री बेटा। ये कुछ स्पेशल केस करा रहा हूँ आप लोगों को, एंगल कुछ भी हो सकता है। थीटा अगर आपके पास 90 डिग्री है, कोस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो कोस 90 0 होता है। थीटा 90 है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर काम कर रहे हैं तो आपके पास कोस 90 0 होता है, तो जो पीछे वाली टर्म है इसको 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये सारा 0 हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट नहीं कटेगा, ध्यान रहे, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, इस स्क्वायर से रूट काट देते हैं बेटा। आपका जो आर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सारे का रूट। ये परपेंडिकुलर वाला केस हो गया। कौन सा हो गया? ये परपेंडिकुलर वाला केस। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आपको वैल्यू दी होती है और एंगल निकालना होता है, तो मैं एंगल का सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं शायद उस टाइम पे लिखना भूल गया था, नोट्स बनाया था। कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab बेटा। सीधा आप एंगल निकाल सकते हो अगर आपको रिजल्टेंट दे रखा है, आपको ए और बी दे रखा। ये कहाँ से आया? यहाँ देखिए, इसमें ये आपके पास है, आर स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, ये निकालना है, इसको उधर भेज दिया माइनस का ए स्क्वायर, इसको उधर भेज दिया माइनस का बी स्क्वायर, और 2ab को डिवाइड कर दिया, तो सिर्फ कोस थीटा क्या बचेगा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, सॉरी डिवाइड बाई 2ab, ये आपके पास आ गया बेटा। अब आता है आपके पास अगला पैरेललोग्राम लो, कि वेक्टर आपके पास ऐसे एंगल काम कर रहा है। देखो ये एंगल थीटा आपके पास, एक वेक्टर ऐसे है, एक ऐसे, दोनों की टेल से टेल मिल रही है। ऑलरेडी एंगल थीटा दे रखा आप लोगों को, टेल से टेल मिल रही है, इसमें शिफ्टिंग की हमें ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल भी। तो इसमें कैसे सोल्व करेंगे? देखो स्टेटमेंट का डिफरेंस है, बाकी तो सेम ही है। ये कहता है इफ़ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। कोई भी दो वेक्टर अगर किसी पॉइंट पे एंगल पे काम कर रहे हैं और उनको हम किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिजल्टेंट जो है दैट विल बी इक्वल टू द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। मैं स्टेटमेंट रिपीट कर देता हूँ। इफ़ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। बेटा एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये दोनों पैरेललोग्राम की दो साइड है जो पास पास हैं, एडजेसेंट साइड जो पास पास है। रिजल्टेंट क्या है? बाय द डायगोनल। दो वेक्टर थे, हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया, रिजल्टेंट ये आपके पास आ गया। अब इसको आर को सोल्व कैसे करेंगे? तो ये वही क्वेश्चन बनेगा पहले वाला ही। थोड़ा ध्यान से देखो, डायग्राम मॉडिफाई कर देता हूँ मैं। इधर देखो, ये ए, ये बी वेक्टर, ये आर था बेटा। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट से ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, जैसे पीछे किया था, यहाँ से ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इस ऊपर वाले हिस्से को भूल जाता हूँ तो डायग्राम पीछे वाला बन गया ट्रायंगल वाला। देखो ध्यान से, अगर मैं पीछे वाला हिस्सा भूल जाता हूँ तो डायग्राम बन गया ये पहले वाला ही ट्रायंगल वाला। आपको वही आर निकालना है, ये ए प्लस बी कोस थीटा और ये बी साइन थीटा। तो जो बाकी का मैथमेटिकल है वो बिल्कुल सेम आएगा जो ट्रायंगल लो का आया है। स्टेटमेंट का डिफरेंस है, थोड़ा डायग्राम का डिफरेंस है बेटा, बाकी सारा आपका देखो रिजल्ट वही आएगा। आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, उसका रूट
एंगल आएगा टेंजेंट बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। उसके बाद बेटा अगला है पॉलीगन लो, ये 2 वेक्टर की बात थी। अब कहता है कि नंबर ऑफ वेक्टर हमारे पास है, नंबर ऑफ वेक्टर्स। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वेक्टर हैं 2 3 5 7 10 तो कैसे ऐड करेंगे? तो अब नाम रखा है पॉलीगन, मल्टीपल साइड्स, बहुत ज़्यादा साइड है, मल्टी साइड है उसके, 1 या 2 फिक्स नहीं है, ठीक है। पॉली मतलब कुछ भी होता है, अनेक हो सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, जितने भी वेक्टर्स हैं अगर उनको आपको ऐड करना है तो उन सभी का एक का हेड एक का टेल, एक का हेड एक का टेल लेके चलें, वो ओपन पॉलीगन बनाएं। जो उस पॉलीगन को क्लोज करेगा वो उनका सम होगा। देखो ध्यान से, एक वेक्टर ए था, फिर बी, फिर सी, फिर डी, यहाँ तक ये ओपन पॉलीगन है। तो इन सब का जो सम है जो इस साइड को क्लोज करेगा उसके बराबर आएगा। तो स्टेटमेंट क्या है, इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेरियस साइड ऑफ एन ओपन पॉलीगन, इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेरियस साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन टेकन इन सेम ऑर्डर। देखो ये जो सभी का ऑर्डर सेम है, ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, एक का हेड एक का टेल, एक का हेड एक का टेल, उसको सेम ऑर्डर बोलते हैं, टेकन इन सेम ऑर्डर, देन रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय द क्लोजिंग साइड, बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। इसका ऑर्डर अपोजिट हो गया, अगर ऑर्डर सेम होता तो एरो नीचे लगता, ऑर्डर बेटा क्या अपोजिट हो गया। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करेंगे? इनको सोल्व करने के लिए पहले इन दोनों रिजल्टेंट निकाल लो, यूनियन ट्रायंगल लो। बेटा ए और बी 2 वेक्टर हैं, रिजल्टेंट आएगा R1 a प्लस बी, इनका ट्रायंगल अप्लाई कर देंगे। अब इनका जो भी आया उसके साथ एक तो ये वेक्टर हो गया और एक ये हो गया, इन दोनों को ट्रायंगल अप्लाई कर तो ये आ जाएगा। अब इनका जो आएगा उसको हम अप्लाई ये कर देंगे, आपके पास ये आ जाएगा, तो रिजल्टेंट आपके पास ये आ जाएगा। तो बेटा आप ध्यान से समझिए, इन पे न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे ना इस चैप्टर में, आई थिंक ये मैंने टॉपिक अब तक पढ़ा है, न्यूमेरिकल्स नहीं हुए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे इन सभी लेक्चर वीडियो लेक्चर से जो अब तक पढ़ा दिया वेक्टर में। तो न्यूमेरिकल्स जब भी आएंगे, असाइनमेंट भी आपको भेजूंगा मैं। एक बार क्या हो गया था हमसे कि जो की है वो की जो बनाई थी मैंने एरर की, कुछ बच्चे की मांग रहे थे, तो वो फाइल में ही ना फॉर्मेट हो गया है वो सिस्टम सारा लैपटॉप, तो फाइल करप्ट हो चुकी हैं, वो की मैं दोबारा बनाऊंगा फिर आपको भेजूंगा। टिल देन वेट करें, आप क्वेश्चन सोल्व करते रहे, की आपके पास पहुंच जाएंगी, असाइनमेंट्स आपको सारे टाइम पे मिलेंगे, उनकी की भी मिलेगी। वो किसी वजह से सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई थी, तो जो की बनाई थी मैंने वो सारी की सारी क्या हो गई है, ख़राब हो गई है, अब वो दोबारा से बनानी पड़ेगी मुझे, तो उसके लिए आप वेट करें। टिल देन असाइनमेंट जब भी आता है उसको आप सोल्व करते रहें। वेक्टर्स का जो टॉपिक है मैं फिर कह रहा हूँ, ये पूरे आगे तक जब आप पढ़ोगे तो आपको ये हेल्प करने वाला है।